हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई चल रही है? चलिए पढ़ते रहिए भैया। स्कूल भी अब खुलने वाली हैं। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर से स्कूल जो है ना आपके खुल जाएंगे। तो हमने शुरू किया था पिछला वीडियो लेक्चर जो है ना, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन, मतलब करंट क्या होती है, ये बताया था। फिर वहाँ हमने एवरेज करंट की बात की थी, इंस्टेंटेनियस करंट की बात की थी, और उनके हमने एक दो क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है ना? तो हम आज आगे चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो बहुत ही, मैंने कहा था पहले भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा चैप्टर या सारे वीडियो लेक्चर जितने भी आएंगे आपको सीक्वेंस में देखते जाना है लास्ट तक, और अपनी कॉपी पे नोट्स बनाने हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो लेक्चर नंबर 2। तो ले लीजिए कॉपी और पेन, तैयार हो जाइए। चलिए, चैप्टर अपना चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमने कल इलेक्ट्रिक करंट की बात कर ली थी, उसकी यूनिट भी बता दी थी। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर? ये करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो देखने में तो यही लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी होगी, वेक्टर होगी। लेकिन हम आपको बता दें, दिमाग में रख लो, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। बच्चा कहता है सर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो स्केलर कैसे भी? अपन बताते ना, करंट 5 एम्पियर जा रही इधर की तरफ, ये स्केलर कैसे हो गई? ये इसलिए है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो वेक्टर एडिशन का जो लॉ होता है, जिसमें हम आर स्क्वायर इक्वल टू पी, उसको फॉलो नहीं करती है। ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2 एम्पियर करंट मान लो इधर से आ रही है और 3 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, इनके बीच में एंगल कुछ भी हो, 60 डिग्री हो, तो भी टोटल मिलकर 5 एम्पियर करंट ही ये बनाएंगे। जबकि वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। अगर वेक्टर एडिशन होता है यहाँ पर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 तब आंसर आता है। कहीं से कर लो, 3 एम्पियर करंट इधर जा रही है, 2 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, तो टोटल कितनी होगी? 5 एम्पियर करंट होगी। तो कहने का मतलब करंट स्केलर इसलिए है क्योंकि ये एडिशन का जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसको फॉलो नहीं करती। ध्यान रखना, करंट वेक्टर नहीं है। आप टेंसर कह सकते हो करंट को। जैसे कई बार अगर आ जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें अगर टेंसर ऑप्शन दिया गया तो आप टेंसर पे टिक मार सकते हैं। अगर टेंसर ऑप्शन नहीं दिया गया तो फिर आप स्केलर लिखेंगे। ध्यान रखना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। टेंसर लिख सकते हैं, टेंसर ऑप्शन नहीं है तो 100% फिर आपको स्केलर ही लिखना है। ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करेंगे आज करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जी, करंट पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया is called as या known as current density, is known as current density। मतलब J बराबर I अपॉन A, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। J बराबर I अपॉन A मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कई बार ऐसे होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना, वो एलिमेंट्री एरिया दे देता है DI, मतलब हम J को ऐसे लिख सकते हैं DI अपॉन B, where DI is the current flowing through the cross section area DA, where DI is the current flowing through
क्रॉस सेक्शन डीए। अगर डीए क्रॉस सेक्शन से डीआई करंट फ्लो हो रही है तो उस केस में करंट डेंसिटी जे बराबर हम लिखेंगे डीआई अपॉन डीए। समझ गए ना? चलिए अब इस फार्मूले को, ये तो एवरेज करंट डेंसिटी होगी, सॉरी इंस्टेंटेनियस, अगर एवरेज लिखना तो उसी की तरह से डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कर सकते हैं, ठीक है ना? तो यहां से ऐसे लिखा जा सकता है डी आई बराबर जे डी ए या आई बराबर इंटीग्रल ऑफ जी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो डी आई मिल गया और इंटीग्रल कर दिया, डी आई का इंटीग्रल तो आई मिल गया, तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, मतलब अगर आपको करंट दी जाए, करंट और एरिया दोनों दिए जाए तो जे ऐसे आई कौन ऐसे आ जाएगा। अगर करंट की वैल्यू ए के टर्म में दी गई तो आप डिफरेंशियल करके जे निकाल सकते हैं, या आपको जे दिया गया तो इंटीग्रल करके आप ए निकाल सकते हैं, मतलब फार्मूले आपके सामने सारे लिखे हुए हैं। अब कई बार क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि आई मतलब करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम हो। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हटा दें इसको, देख लीजिए एक बार। ये डीए यहां पर वेक्टर एरिया भी हम बता रहे हैं डायग्राम में। देखो जैसे यहां से समझो, ये डीए एरिया है, करंट इस तरह से जा रही है, ये आई करंट है और ये डीए है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही आएगा, डीए वेक्टर इधर ही आएगा भाई। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो, मतलब आपका क्रॉस सेक्शन ऐसे भी रखा हो सकता है, करंट ऐसे जा रही है, देखो आप करंट ऐसे फ्लो हो रही है, क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा ना, ये वेक्टर, ये एंगल कितना बन गया थीटा। वही जब हम फ्लक्स में कहते हैं ना एरिया वेक्टर, प्लेन इस तरह से है तो एरिया इधर जाएगा, अगर हमने ऐसे कर दिया तो एरिया वेक्टर यूं आ गया, तो ऐसे करके तो इस केस में क्या होगा, एक मिनट हटा देता हूं मैं। ये हमने करंट ले लिया डी आई, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में ले लिया नाम डी ए। तो इस केस में क्या होगा, अगर डी ए का कंपोनेंट इधर लेंगे तो डी ए कॉस थीटा आ जाएगा, तो डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना? तो हमने अभी बताया था ना कि जे बराबर होता है आपका फॉर्मूला डी आई अपॉन डी ए, ठीक है ना? ये जो है ना डी आई बराबर हो जाएगा जे डी ए, ये वेक्टर है, डी ए वेक्टर होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है जे डी ए कॉस थीटा। इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है कि अगर आपको एरिया का डायरेक्शन दिया जाए, जे का डायरेक्शन दिया जाए, तो जे डॉट डी ए से हम क्या निकालेंगे, डी आई, मतलब आई बराबर जे डॉट ए भी हो सकता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ जे एंड एरिया। ये फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है करंट डेंसिटी का। जरूरी नहीं कि डी आई और डी ए सेम डायरेक्शन में ही हो, डायरेक्शन अगर अलग अलग दिए गए हैं तो भी आपका काम ऐसे हो जाएगा। चलिए हटा दें इसको। हमने करंट पढ़ा है क्या होता है और करंट डेंसिटी पढ़ा आज आपने, करंट पर यूनिट एरिया, इसमें कुछ नया नहीं था। अब जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको ध्यान से समझिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
you all know, each conductor consists of large number of free electrons and they are in random motion. आपने देखा होगा कि कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो रेस्ट में भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है। क्योंकि कंडक्टर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट लेगा, मेटल या कंडक्टर हीट लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन की कुछ न कुछ मोबिलिटी होगी, मतलब मोशन होगा। आपने चीज नोटिस की होगी, या नोटिस नहीं किया भी है तो सीधा कॉन्सेप्ट ये समझिए, मैं दो बातों में खत्म कर रहा हूँ कि कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में भी होते हैं, ये भी बात सही है। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो आपने ये पढ़ा था कि करंट बनती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज करंट। क्योंकि यहीं पर करंट का मतलब एक और समझ में आ जाएगा कि जो रट लेते हैं कि फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज, सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट, ये सफिशिएंट डेफिनेशन बेसिकली नहीं है। भाई हमने कहा कि मेरे पास जैसे मान लो कोई भी मेटेलिक चीज ले लेते हैं हम, ये मान लो मेटल है, ठीक है ना, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मोशन में होंगे तो करंट बनेगी। तो मेरे तो करंट कोई लग नहीं रही है यार, कोई करंट नहीं है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? करंट नहीं होती। अगर उस मेटल को हम बैटरी से जोड़ दें तो फिर हम मेटल को टच करेंगे तो हमें करंट का एहसास होगा। लेकिन अगर मेटल को किसी एक्सटर्नल फील्ड या बैटरी से नहीं जोड़ा जाए तो हमें करंट नहीं लगती। तो क्या हम ये कह दें कि इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में नहीं है क्या? आप समझिए कहानी को। कोई भी कंडक्टर या मेटल होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप ये कह सकते हो रेस्ट में होते हैं क्या, जो आपको करंट नहीं लग रहा? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में नहीं होते, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं। फिर भी हमें करंट क्यों नहीं लगती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो करंट बननी चाहिए, लेकिन हमें करंट नहीं लग रही है। जब तक हम मेटल या कंडक्टर के एंड्स में बैटरी नहीं लगाए तब तक हमें करंट नहीं लगती है। तो आप इस कारण को समझिए, हम आपको बता दें, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर इन रैंडम मोशन। जैसे मान लिया हमने कोई कंडक्टर लिया, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब इनके पास थर्मल एनर्जी भी है तो ये मोशन में होते हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होती ही नहीं, तभी तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, वो तो फ्री है, उसको जैसी एनर्जी मिलेगी तो वो तो इधर उधर घूमेगा। तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि करंट नहीं लगी मतलब आप कॉन्सेप्ट बदल लो, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मोशन में भी होते हैं, लेकिन इनका मोशन कैसा होता है? रैंडम। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर गया किसी वेलोसिटी पे, हो सकता है दूसरा इधर जाए, ये इधर गया तो ये इधर आए, ये इधर गया तो ये इधर जाए, इस तरह से इनका मोशन रैंडम होता है। तो अगर रैंडम मोशन है, किसी वेलोसिटी u1 इधर है, किसी की u2 इधर है, किसी की u3 कहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज सपोज्ड टू बी 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मोशन में है, लेकिन इनका मोशन कैसा होता है? रैंडम होता है। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज सपोज्ड टू बी 0, क्योंकि एक की वेलोसिटी इधर है, दूसरे की इधर है, कैंसिल हो जाएगी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। स्पीड की बात नहीं होती, ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज सपोज्ड टू बी 0। एक तो ये बात होगी। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, कंडक्टर के एंड्स में बैटरी लगाएंगे। दोनों चीजें ध्यान से समझ लेना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से कभी बताया नहीं। जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे, प्लस और ये माइनस, ये प्लस है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैंने कल के वीडियो लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं तो ये हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को फ्लो होते हैं। लोअर पोटेंशियल वाला एंड कौन सा? ये वाला, ये नेगेटिव से लगाया ना, ये लोअर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल वाला एंड, ये हायर पोटेंशियल वाला एंड है भाई, ये प्लस से लगाया ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लोअर से हायर, मतलब इधर की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन ये सारे। अब देखिए इनका मोशन रैंडम नहीं रहा। अब इनकी मजबूरी है, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, बैटरी लगा दी, तो ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल बन गया, ये वाला हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से
हायर पोटेंशियल, अब ये कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डंडा लगने लगा है, जैसे कहते हैं ना स्कूल में पीटीआई होता ना, अगर वो खड़ा है गेट पे तो सारे स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉन मारो सीधे ही चलते हैं, नहीं तो कोई किधर ही टक्कर मारा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। इधर चलो, इधर चलने के लिए फोर्स कर रहा है, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर फोर्स करता है। तो अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। अब ये करंट बन गई। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ सर्टेन, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, अगर वाटर का फ्लो होता है तो हम वाटर करंट कहते हैं, हीट का फ्लो होता है तो हम हीट करंट कहते हैं। समझ गए ना। स्टूडेंट, अभी मैंने कहा था पीटीआई खड़ा है सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो स्टूडेंट करंट हो गई। तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेफिनेट डायरेक्शन। ऐसा नहीं कोई इलेक्ट्रॉन किधर ही जा रहा, कोई किधर ही जा रहा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वहां पर भी है, तो हम कहते हैं वहां करंट बन गई। तो करंट की डेफिनेशन को दिमाग में सेट कर लेना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज कंस्टिट्यूट द करंट। नहीं तो करंट नहीं बन सकती है। समझ गए ना। तो आपने क्या देखा, देखो ये सिचुएशन थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी हम क्या मान सकते हैं, 0। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो हमने बताया था ये पॉजिटिव एंड बन गया और ये वाला नेगेटिव एंड बन गया। और कल बताया था इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहे हैं, जबकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल वाला है और ये नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। मैंने कल ही बताया था, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं नेगेटिव से, तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा होगा, तो करंट ऐसे बनेगी। ये चीज याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जब हम बैटरी लगाते हैं तब होता है एक डायरेक्शन, अदरवाइज तो फ्लो होता ही रहता है। ठीक है ना। बैटरी लगाने में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है, या नेगेटिव से प्लस की तरफ होता है। और करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के अपोजिट होता है। करंट का फ्लो नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट होता है। करंट का फ्लो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में होता है। ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस की ओर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे याद कर सकते हैं, आप इसको दिमाग में सेट करके रखें, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ गए ना। तो अब चलिए इसको लिखते हैं। ये दोनों अलग अलग डायग्राम, ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये विद इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तब ये स्क्रीन होती है। तो लिखिए, ईच कंडक्टर consists of large number of free electrons, and these electrons are in random motion. So the average velocity of all the electrons, inside the conductor is supposed to be zero. That is, अगर मान लें एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 है, तो इनका सबका वेट u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un अपॉन n इक्वल टू 0। ये कहानी बिना बैटरी के है। फिर हमने बैटरी लगा दी तब ये अलग केस हो गया। बैटरी लगाने का मतलब है, ध्यान से सुनो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। मैं वापस बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठो, कहीं नोट कर लिया करो।
जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं कंडक्टर के एंड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, देखो। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। आप किसी एक डायरेक्शन को पकड़ लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो समझ में आ गया आपके, तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा जो पार्टिकल है उसका अपने आप उल्टा करना है। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आते हैं तो प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा यार। इलेक्ट्रॉन उल्टा चलता है तो वो पॉजिटिव चार्ज का उल्टा चलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रॉन के उल्टे जाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा उधर ही करंट जाती है। ये तो कल से बता रहा हूं, दिमाग में सेट कर लो। पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है, प्लस एंड ये है, माइनस एंड ये है, देखो ना ये प्लस से लगा। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो उसका फ्लो इधर होता और करंट भी इधर ही जाती। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा होता है और करंट की डायरेक्शन वही रहेगी। तो इसका मतलब जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है। इतनी बातें आपको दिमाग में सेट करनी है। हो गया? तो ये तो एक केस था। अब दूसरे केस की बात करते हैं। इसको मैं हटाऊंगा जो लिखा हुआ है। ये तो जीरो हो गया, ये एक कहानी होगी। अब बात आती है दूसरी कहानी की। इस कहानी की बात आ रही है। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, then each electron experiences an electric force. Each electron experiences an electric force. आपको फार्मूला बताया था F बराबर QE, अगर आपको याद है तो। कोई भी Q चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा तो उसमें फोर्स लगता है Q इंटू E। यहाँ इलेक्ट्रॉन है Q की जगह तो E फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा, मतलब कहा ना पीटीआई आ गया डंडा लेकर के। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई किया आपने। बैटरी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा कि इधर चलो। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, then each electron experiences an electric force F बराबर QE, due to which इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, electrons moves opposite to the direction of electric field, opposite to the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं। due to which each electron moves opposite to the direction of electric field with certain velocity. This velocity of electrons, velocity से मतलब है एवरेज वेलोसिटी सबकी निकालेंगे। Under the influence of electric field, under the influence of electric field, is known as what? Drift velocity. मतलब कहानी क्या थी कि कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन करते हैं, किसी पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होते हैं। तो उन सब की एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। लेकिन जैसे ही हम कंडक्टर के एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव होने लगते हैं, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। अभी रैंडम मोशन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, ठीक है ना। तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन अब जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर अंडर द इफेक्ट या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम होता है, इसलिए हम किसी भी कंडक्टर को जब छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगती है, लेकिन उसी कंडक्टर के एंड्स में जब हम बैटरी लगा दें फिर कंडक्टर को छुएं तो हमें करंट, ऐसा तो है नहीं कि बैटरी से करंट निकली हो। देखिए दिमाग में कई चीजें मिसकॉन्सेप्शन जो है उनको, बैटरी कोई करंट का सोर्स नहीं है, बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर के अंदर ही होते हैं, बस बैटरी उनको ईएमएफ प्रोवाइड करती है, उनको फोर्स करती है कि चलो इधर चलने लगते हैं, तब वो करंट बन जाती है। करंट का मतलब क्या, मैंने कहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेफिनेट डायरेक्शन, तो करंट हो गया, वाटर करंट, इलेक्ट्रॉन करंट, ह्यूमन करंट, स्टूडेंट करंट, कुछ भी हो सकता है ना, हीट करंट, हीट का फ्लो सर्टेन डायरेक्शन तो क्या है, हीट करंट। तो बैटरी करंट का सोर्स नहीं है, बेसिकली बैटरी क्या होता है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाइड करती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे। तो पॉजिटिव चार्ज पे जैसे ही बैटरी लगाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को भागता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है उसमें जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो वो उल्टा भागता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। और चार्ज जब भागता है किसी डायरेक्शन में तभी तो करंट बनती है, इतनी सी बात है यार, मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया ना। बैटरी ऐसा नहीं बैटरी लगा कोई चीज निकल रही होगी करंट, करंट तो आपके अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वही बनाएंगे, बस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सर्टेन डायरेक्शन होगा तब वो करंट बनाएंगे ना। फ्लो होने के लिए जरूरी क्या है, उसमें डंडा लगे, नहीं तो कोई किधर ही जा रहा, कोई किधर ही जा रहा, डंडा कौन मारता है, बैटरी मारती है, ठीक है ना। तो ये था बैटरी का कॉन्सेप्ट, बैटरी के अंदर से करंट नहीं निकलती है। चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चलिए फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने भी जैसे कॉन्सेप्ट बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो वहीं से हम शुरू करते हैं, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे देन फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स, अभी बताया हमने कितना फोर्स लगेगा, F बराबर ई। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना तो यहाँ भी वेक्टर लगाओ और यहाँ भी वेक्टर लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फोर्स आ गया, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होंगे, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड E बराबर F अपॉन M, कितना हो जाएगा, F की वैल्यू डाल दो, PE अपॉन E आ गया। अब एक्सीलरेशन तुम्हें पता है, इनिशियल वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की हमने u1 u2 u3 मानी थी अभी थोड़ी देर पहले। इनिशियल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले u1 थी, ut थी, u3 थी, इनका सबका एवरेज कितना था, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद वेलोसिटी हम मान लें v1 v2 v3, तो ठीक है ना। तो लेट velocities of electrons after applying electric field, after applying electric field लगाने के बाद are v1 v2 v3 डॉट 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 vn, हमने ऐसा मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले u1 u2 u3 ऐसे थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद हमने मान लिया v1 v2 v3, और इन्हीं सबका एवरेज तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो निकाल लेते हैं, चलिए हटा दे डायग्राम को, डायग्राम समझ में आ गया होगा, इसी जरूरत बाद में पड़ेगी फिर बना लेंगे इसको डायग्राम। तो हमें पता है v1 बराबर u1 प्लस at1, फार्मूला क्या था, v बराबर u प्लस at। तो v1 बराबर हो जाएगा, ऐसे ही डायरेक्ट लिख हो जाएगा, a की वैल्यू हम बाद में डाल देंगे,
ये t1 है टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये t टाइम होता ना, तो हमने टाउ ले लिया। टाउ बन क्या है, ये टाइम टेकन बिटवीन टू SECCSSIV सक्सेसिव कोलिजन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं, देन दे कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस या एटम्स, उनसे टक्कर करते हुए जाते हैं। यही तो रेजिस्टेंस है। आगे हम पढ़ेंगे, आप 10th में पढ़ के आए रेजिस्टेंस क्या होता है, हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्शन कौन प्रोड्यूस करता है, ये नहीं पढ़ते हो। तो ये टक्कर ही ऑब्स्ट्रक्शन है बेसिकली। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो वो कोलाइड करते हुए जाते हैं पॉजिटिव आयंस। वो कोलिजन ही क्या है, टक्कर है। अच्छा, टक्कर में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करता है। तभी तो अपन कहते हैं जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर गर्म हो जाता है। तो गर्म कहाँ होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस क्या है, टक्कर। टक्कर इलेक्ट्रॉन ने मारी, एनर्जी लॉस की, वो हीट के फॉर्म में मिलती है हमें। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ना। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें बहुत ही सिंपल हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन ज्यादा है, उसके रास्ते में टक्करें ज्यादा हैं, मतलब एनर्जी ज्यादा लॉस करेगा, मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तार ज्यादा गर्म होगा। तो नाइक्रोम का वायर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो नहीं होते, बहुत ज्यादा टक्करें होती है, तभी तो गर्म हो जाता है, इतना रेड हॉट हो जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, टक्कर। और क्या है, कोई रास्ता रोकता खड़ा है, मतलब टक्कर मार दी उसने उसको, वो रेजिस्टेंस। चलिए ऐसे V2 बराबर निकालेंगे, U2 प्लस ए टाउ 2। दोबारा फिर कोई टक्कर हुई, फिर उसका तो टाइम लगा। एक टक्कर के बाद फिर दूसरी टक्कर होगी ना, तो दो टक्कर के बीच में जो टाइम लगता है उसको टाउ 1 टाउ 2 ही कह रहे हैं। अच्छा, ए सेम है। ए सेम क्यों, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है। सबके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था ना, तो ये तो फिक्स हो गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, मास फिक्स है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, तो मतलब ये तो फिक्स हो गया। इससे ऐसा नहीं V1 बराबर U1 प्लस A1 टाउ 1 हो, A1 A2 ऐसा कुछ नहीं आएगा, ए ही आएगा। तो ऐसे सारे हम निकाल लेंगे, Vn निकालेंगे तो UN प्लस A टाउ n। ये वेलोसिटी हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद। अब इनका सबका एवरेज क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट Vn अपॉन n, इनका सबका एवरेज। ये एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले एवरेज वेलोसिटी थी U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट अपॉन n, वो कितनी थी, 0। चलिए वैल्यू डालिए अब यहाँ पर। आप वेलोसिटी पे वेक्टर लगाते रहे, हम बाद में लगाएंगे इकट्ठा। नहीं तुम कहोगे सर भूल गए, हम भूले नहीं, बार बार कौन लगाएगा। तो Vd बराबर जो आएगा V1 प्लस, इनका सबका मिल लो, V1 क्या है देखो, U1 प्लस A टाउ 1, V2 क्या है, U2 प्लस A टाउ 2, V3 क्या है, U3 प्लस A टाउ 3। ऐसे ही चलता जाएगा भाई। अब एक टर्म क्या बनेगा यहाँ से, ये वाला U1 U2 U3 U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN अपॉन n। एक टर्म ये आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3, ये अपॉन में लिखना भूल गया। दूसरा टर्म क्या आएगा, दूसरा टर्म है A टाउ 1 A टाउ 2 A टाउ 3, तो A कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, इसको हटा लो भाई। A कॉमन आएगा, क्या होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n अपॉन। दो टर्म है तो एक टर्म ये आ गया U1 U2 U3 वाला, एक टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 वाला गया, इसमें A कॉमन था, सब जगह A कॉमन। ये तो जीरो होता है, ये चीज क्या होती है, जीरो। हमने पहले ही बताया था U1 प्लस U2 प्लस U3। मैंने कहा वेक्टर लगा लेना यार, वेक्टर कौन लगाए बार बार, समझ गए ना तुम यार। चलिए तो Vd बराबर अब क्या आएगा, ये तो जीरो हो गया, A ये वाला A और टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 मतलब टाउ का बार हो गया, टाउ बार
ए टाउ बार, ए की वैल्यू डाल दो, ए वेक्टर है, ए की वैल्यू थी ई अपॉन एम टाउ बार। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, कुछ भी नहीं करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले वेलोसिटी का एवरेज 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद वेलोसिटी v1 v2 v3 मान ली, हमने लिख दिया फार्मूला v बराबर u प्लस at। ए हमारे पास था, ए की वैल्यू हमने डाल दी टाउ। अब ये टाउ बार क्या है, टाउ बार क्या है, ये टाउ क्या था, एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव। तो ये सभी सक्सेसिव कोलिजन की टाइम का मीन ले लिया ना, ये टाउ बार क्या हो गया, एवरेज टाइम taken between two successive collision। एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एक वर्ड है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने फार्मूला बताया, तो फार्मूला जो निकल के आया इसको नोट कर लो, फिर मैं अलग से एक फार्मूला लेके थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए तो हमने ये पढ़ा है बेसिकली कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये था ई अपॉन एम और टाउ बार या टाउ। हमने बहुत बार हटा दिया, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ से वेक्टर हटा दिया है, अब आपको पता है वेक्टर क्यों लगा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, इसलिए वेक्टर लगा रहा था। ये टाउ बार था, वहाँ टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 का सबका मीन था, तो ऑब्वियसली यहाँ रिलैक्सेशन टाइम है। ये टाउ क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये जो लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज इलेक्ट्रॉन की मास है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड और आता है, इसको भी हम बता देते हैं। यहाँ से हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा लगाएंगे इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी के साथ दौड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिख रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या Vd इज इक्वल टू म्यू इनटू E, जहां म्यू जो है इसको कहते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ध्यान रखना, अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब हम सेमी कंडक्टर करेंगे तो वहां पर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे। होल्स का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में देखते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं वहां पर, सेमी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, जब वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो होगा क्या, अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट गए थे, तो वहां होल भी होंगे, तो होल किधर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे। करंट किधर जाएगी, होल की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर जो म्यू है वो मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर है। तो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी चार्ज कैरियर हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी चार्ज कैरियर हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो होती है ना वो होल से ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। मेरा मतलब ये है कि आप एक साइकिल को धक्का दें किसी सर्टेन फोर्स से और उसी फोर्स से फिर मोटरसाइकिल को धक्का दें, तो मोबिलिटी मतलब मोशन की मात्रा किसमें ज़्यादा होगी, साइकिल में या मोटरसाइकिल में। तो मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल तो आपके धक्का देने से हिलेगी भी नहीं ज़्यादा। तो आपने सेम फोर्स लगाया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों हैं, सेम मतलब फोर्स आप लगा रहे हैं, मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो मोबिलिटी का मतलब होता है जो आपको बताया था कि सेम फोर्स अप्लाई करने से जो मोशन की मात्रा, अमाउंट ऑफ मोशन है या क्विकली कौन मूव कर रहा है, उसको हम कहते हैं मोबिलिटी। चलिए
अब कई बार बोर्ड एग्जाम में मोबिलिटी की यूनिट पूछी गई, तो मोबिलिटी का यूनिट निकालने का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देंगे तो आपको किसी की भी डायमेंशन निकालने के लिए आ सकती है। आप ये मत सोचना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन पढ़ी तो उसमें मोबिलिटी वर्ड नहीं था, तो वर्ड वहां मोबिलिटी थोड़ी होगा। अब आपने मोबिलिटी पढ़ लिया लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता, आपको वेलोसिटी पता, तो आप डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था आज का जो वीडियो लेक्चर था। इसमें हमने बेसिकली करंट डेंसिटी पढ़ा है। करंट डेंसिटी बहुत ही छोटा टॉपिक था, करंट पर यूनिट एरिया ध्यान रखना। और उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन मोशन होते हैं, लेकिन उनका मोशन होता हो रैंडम होता है, इसलिए उनकी सबकी एवरेज वेलोसिटी हम 0 ले लेते हैं। तो कंडक्टर को छूने समय कोई करंट नहीं लगती जब तक कंडक्टर के एंड्स पे बैटरी ना लगी हो। जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन लगता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं लगता है। तो मैंने कहा था ये चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे फिजिक्स में नहीं पढ़ पाओगे अगर आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, करंट किधर जाएगी। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं, तो इन पे आपको बहुत ज़्यादा कमांड की इसमें कुछ है ही नहीं कमांड करने जैसा, बस आपको ध्यान रखना है। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा, नहीं तो ठीक है यही सुन लिया आपने, कहा ठीक है कोई टॉपिक ही नहीं, तो छोटा टॉपिक है तो बस फंस गए, ठीक है ना। अच्छा हम एक चीज़ और बता दें, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, फिर भी कंडक्टर के अंदर करंट बनती है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होते हुए भी काफ़ी अमाउंट में करंट जनरेट हो जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं लगाएं तो भी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है वो थर्मल एनर्जी के कारण होती है, और जिसकी वैल्यू होती है लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड तक होती है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, किसके कारण? अपनी ओन एनर्जी, थर्मल एनर्जी के कारण, ठीक है ना। तो अब जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, फिर हम ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, और काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो को ध्यान से देखा है आपने, कॉपी पेन लेके नोट्स बनाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस वीडियो एक बार देख लेना, कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाते रहना। और फिर मैंने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे ज़रूर पूछ लें अपने डाउट्स, ठीक है ना। और पढ़ाई करते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।